हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 जो सिविक्स वाली बुक है, हमारी पॉलिटी वाली जो बुक है, उसमें हम आज सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव, इसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने चैप्टर कंप्लीट किया था वो था विविधता की समझ, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। अ, देखिए, इस चैप्टर को ना आप तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड। और आज मैं जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ वो है चैप्टर नंबर सेकेंड, क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का। ठीक है। और वो क्या है? विविधता एवं भेदभाव, जिसमें आज हम विविधता के साथ साथ हम भेदभाव को भी समझेंगे। ठीक है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट, उसमें हमने विविधता की समझ बनाई थी। उसमें हमने हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वीडियोस चल रही हैं, इन वीडियोस को आपको ना कहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल सुनने मात्र से ही इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे जितने भी टर्म्स हैं उनको आसानी से समझ जाएंगे। और आपको जब एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये जो सारी चीज़ें हैं हर एक चैप्टर में वो समझ आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, उस चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, तभी आप आगे समझ पाएंगे जो आगे के चैप्टर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हाँ, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं अध्याय 2, मतलब कि चैप्टर नंबर सेकेंड, क्लास 6 की पॉलिटी का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पार्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमने पहले पार्ट में विविधता के बारे में अच्छे से समझा था। ठीक है। तो होता क्या है, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी एक ऐसा भेदभाव वाला चीज़ देखी होगी। जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो होता क्या है, वो लोग किसी ना किसी चीज़ को लेकर के आपका मजाक बनाते हैं। ठीक है। हो सकता है कि आप किसी, अगर आप ऐसे बच्चे हैं, अब जो जिस ग्रुप में आप रहते हैं उसमें आपको शामिल ना किया जाए और आपके साथ कुछ अलग तरीके का व्यवहार आपके दोस्त करें तो आपको क्या होगा, दुख महसूस होगा। अगर किसी चीज़ को लेकर के दोस्त आपके भेदभाव करते हैं आपके साथ, तो आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा और उस समय आप असहाय महसूस करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, या फिर अन्य लोगों के साथ लोग ऐसा क्यों करते हैं, मतलब भेदभाव की जो भावना है वो क्यों लोगों के अंदर आती है। इसी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए, देखिए, पढ़ लेते हैं। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। देखिए भाई, हम अगर हम कैसे हैं और हम क्या हैं, इन सभी चीज़ों पर क्या है, अलग अलग चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर हम हिंदू लोग हैं तो हमारा पहनने का तरीका, हमारा खान पान का तरीका, ठीक है, और हमारे रहने सहने का तरीका, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें अलग होंगी। अगर हम मुस्लिम लोग हैं तो हमारा रहने सहने का, खान पीन का, तो ये सारी चीज़ें अलग होंगी। ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों पर, एक तो हमारे जियोग्राफिकल, जैसे अगर हम इंडिया के लोग हैं तो क्या होंगे, हम इंडियंस की तरह रहेंगे। अगर हम अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकन अलग तरीके से रहते हैं। तो हमारी जगह का मतलब कि हमारे भूगोल का, और जो जिस तरीके का हमारा इतिहास पहले रहा है, इन सभी चीज़ों का भी असर हमारे हम लोगों पर पड़ता है। ठीक है। अगर आप संक्षेप में
ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। देखिए, विविधताओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत में अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनका अलग-अलग खान-पीन है, वो अलग-अलग तरीके से रहते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं, अलग-अलग धर्मों को मानते हैं। ठीक है? तो इन सभी चीज़ों से ना पता लग जाएगा कि ये जो हमारे भारत में है, किस तरीके की विविधता देखने को मिलती है। हालाँकि डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस होने के बावजूद भी क्या है, हमारे अंदर आपसी मेल-जोल है। क्योंकि देखिए, आपने आपसी मिल-जुल की अगर बात करें तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्ज़ा कर लिया था, तो भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए सभी लोगों ने, डिफरेंट-डिफरेंट लोगों ने, चाहे वो भारत के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि भारत में विविधताएँ होने के बावजूद भी एकता देखने के लिए मिलती है हमें। ठीक है? जो नेहरू जी का एक कथन है, अनेकता में एकता। इन सभी अनेकताओं के बावजूद भी क्या मिलता है, हमें एकता देखने के लिए मिलती है भारत में। ठीक है? संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएँ हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। देखिए, भारत में क्या होता है, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और उन 8 धर्म के जो लोग हैं, वो भारत में रहते हैं। मतलब कि उन 8 धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो भारत में रहते हैं। देखिए ना, क्योंकि देखिए, हिंदू लोग हमारे भारत में हैं, मुस्लिम लोग हमारे भारत में हैं, ठीक है? क्रिश्चियन लोग हमारे भारत में हैं। वहीं पर देखा जाए तो सिख, मतलब अलग-अलग जो 8 मुख्य धर्म हैं, उनको मानने वाले लोग भारत में हैं। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो भारत में है, वो सभी भारत में विविधताएँ हैं और उन विविधताओं के बावजूद भी हमें एकता देखने के लिए मिलती है। जिसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो हमने एक साथ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है ना? और वहीं पर बात करें तो 1600 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। देखिए कितनी विविधताएँ हैं हमारे भारत देश में। कितनी है? 1600 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं और जो लोगों की मातृभाषा है, सपोज़ कर सकते हैं ना, मतलब कि मदर टंग है। 1600 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएँ हैं। ठीक है ना? और यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को दर्शाने का मतलब यही है कि भारत में विविधताएँ हैं, डिफरेंसेस हैं और इन डिफरेंसेस के बावजूद भी हमारे अंदर एकता देखने के लिए मिलती है। ठीक है? उसके बाद यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित व आश्वस्त महसूस करते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिल जाते हैं, जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। देखिए, होता क्या है, भी जब हमारी तरह के लोगों से हम मिलेंगे, तो हमें किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। अगर हम अपने से अलग लोगों से मिलेंगे तो क्या होगा, हमें उनसे बातचीत करने में कठिनाई होगी, हमें उनकी भाषा समझने में कठिनाई होगी, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जो विविधताएँ हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो विविधता है, हर बार ही खुशी होने का कारण नहीं बनती है। कभी-कभी ये दुःख का कारण भी बन जाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। होता क्या है, देखिए, हम क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, जब देखिए, अगर हमारे जैसे ही लोग हैं, हम उनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको उनके त्योहार वगैरह जो भी उनकी संस्कृति है उनको हम अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि वो हम ही से जुड़े हुए हैं। अगर हमसे अलग कोई लोगों को हम देखें तो उनसे बातचीत करने में और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के वो हमसे अगर अलग हैं तो हम क्या करेंगे, उनके बारे में अलग-अलग तरह की राय बना लेते हैं। ठीक है? उसके बाद बात करें तो इन सभी जो हम पहले से ही किसी के बारे में राय बना लेना, वो क्या कहलाती हैं? पूर्वाग्रह कहलाते हैं। देखिए, पूर्वाग्रह आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए, पूर्वाग्रह को हम समझाते हैं। अब पूर्वाग्रह होता क्या है? पूर्वाग्रह मतलब कि पहले से ही किसी के बारे में कोई राय बना लेना अपने मन में, ये क्या है? पूर्वाग्रह है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं, उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को अपने आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, यहाँ पर ना कुछ पूर्वाग्रहों के बारे में बताया गया है, जो पहले से बनाई हुई राय है, उनके बारे में बताया गया है, ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में।
कि ग्रामीण लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह होते हैं। मतलब पहले से बनाई हुई राय, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। ठीक है, ये तो खैर ये तो सच है। और वहीं पर बात करें, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। ये क्या है, ये एक तरीके का पूर्वाग्रह ही है। हमने सभी ने ग्रामीण लोगों के बारे में एक तरीके का पूर्वाग्रह यह बना लिया है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि चांसेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह पर ऐसा है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम आगे, फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं और ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं ग्रामीण लोगों के बारे में जो पूर्वाग्रह हैं। ठीक है, वहीं पर बात करें हम शहरी लोगों की, तो शहरी लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह बना रखे हैं लोगों ने। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। ठीक है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ठीक है, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में जो कुछ पूर्वाग्रह बना लिए जाते हैं हमने हमारे मन में, वो उन सभी पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखने की कोशिश करें तो देखिए, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह दिखते हैं। भी दिखते हैं ना, क्योंकि वो वहाँ एक पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पसंद नहीं करते, और ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है, हालांकि कम मात्रा में। बट अगर हम शहरी क्षेत्रों से जोड़ें तो शहरी क्षेत्रों से अगर कंपेयर किया जाए तो उनके मुकाबले तो कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है। ये सभी क्या है, हमारे अंदर पूर्वाग्रह बना दिए गए हैं। ठीक है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। अब क्या है, अब शहरी क्षेत्रों के बारे में भी हमने एक पूर्वाग्रह बना लिया है कि वो केवल पैसों को ही अहमियत रखते हैं, वो केवल पैसों की ही अहमियत देते हैं, इंसान की उनके आगे कोई अहमियत है नहीं। ठीक है, और वहीं पर बात करें तो वो लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। बट ऐसा है नहीं, आपने देखा होगा शहरों में भी लोग क्या है बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो एक बिजी रूटीन रहता है शहरों में भी। तो इस तरीके के पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को लेकर के बने हुए हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर राय ये क्या होती है, नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी क्या है, ये पूर्वाग्रह ही है। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी क्या है, ये पूर्वाग्रह है। और जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसको मन में बिठा लेते हैं, तो वो सभी जो राय होती हैं वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती हैं। ठीक है, समझ गए आ गई। और वहीं पर बात करें तो ये जो ज़्यादातर राय होती हैं वो नकारात्मक ही होती हैं। ठीक है, नेगेटिव ही ये होती हैं। उसके बाद हम बात करें, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाएँ बोलते हों। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर, एक चीज़ बताई गई है यहाँ पर। होता क्या है, जब हम किसी काम को करने का केवल एक ही तरीका बेस्ट मान लेते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उसी काम को दूसरे तरीके से करेगा, तो हम उसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही राय बना रखी है कि ये काम केवल इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम करते हैं। और वो अगर कोई व्यक्ति उसी काम को दूसरी तरीके से करता है, तो हम उसके बारे में पहले से राय बना लेंगे कि ये गलत तरीके से कर रहा है। ठीक है ना, तो इसी चीज़ के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए अगर हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, और हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि अंग्रेजी ही केवल सब मात्र एक ऐसी भाषा है जो अच्छी है। लेकिन जो अदर लोग हैं, जो हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, तो हमने पहले से ही राय बना रखी है कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है। और उन सबसे अच्छे उन भाषाओं में क्या है, अ, इन सभी भाषाओं में जो मैंने अभी बोली हैं, उन सभी भाषाओं में हम अंग्रेजी को सबसे ऊपर मान लेंगे। और इसमें क्या होगा,
जो सभी ये जो भाषाएँ बोली हैं मैंने अभी, हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, तो इन सभी भाषाओं को क्या हमने नीच मान लिया और अंग्रेजी को मतलब नीची मान लिया और अंग्रेजी को हमने सबसे ऊपर रख दिया। तो क्या है, हमारे अंदर ये एक पूर्वाग्रह बना लिया कि अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग होंगे वो सही होंगे, और अ, जो अन्य भाषाएँ बोलते हैं हम उनकी इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमने पहले से ही पूर्वाग्रह बना लिया कि जो अंग्रेज़ी है, वो भाषा अंग्रेज़ी भाषा केवल अच्छी है, ठीक है, बाकी की भाषाएँ अच्छी नहीं है। तो ये सभी क्या है, ये हमारे अंदर पूर्वाग्रह इस तरीके से बनते हैं, ठीक है? वहीं पर बात करें हम आगे, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास में, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं इत्यादि। देखिए हम क्या हो सकते हैं, देखिए हम कई चीज़ों को लेकर के पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास को लेकर के, लोगों के धार्मिक विश्वास कहने का मतलब धर्मों के आधार पर भी तो हम चीज़ों को जज करने लगते हैं ना। देखिए अक्सर ये कहा जाता है, छोड़िए, अक्सर क्या करते हैं हम धर्मों के हिसाब से भी क्या करते हैं, एक तरीके से पूर्वाग्रह बना लेते हैं। अ, और वहीं पर बात करें चमड़ी के रंग के आधार पर हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं लोगों पे, मतलब अगर वो काला है तो वो गंदा रहता होगा, वो अ, गंदे काम करता होगा, तो इस तरह की कुछ अफवाहें फैल सक मतलब पूर्वाग्रह हम बना सकते हैं अपने मामले में, ठीक है ना। और अगर वो गरीब है तो वो उसको ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको अलग वो क्या है, वो समाज में बैठने लायक नहीं है। तो ये सभी क्या है, ये पूर्वाग्रह हैं इस तरह के, ठीक है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती तक नहीं करना चाहते। होता है ना, अगर हमारे मुकाबले का हमें कोई इंसान नहीं मिले तो हम उससे दोस्ती नहीं करेंगे। ये तो ऑब्वियस, ये तो चीज़ें ही हैं जो हमें समाज में फेस करने के लिए मिलती हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख तक पहुंचा देते हैं। देखिए कहा जा रहा है ना, एनसीईआरटी देखिए कितनी अच्छी बातें बोलती है। अगर हमारी तरह के लोग अगर हमसे दोस्ती नहीं करें तो हम अपनों से नीचे या फिर हम जिनको सही नहीं मानते तो उससे दोस्ती तक नहीं करना चाहते हैं, जिनके बारे में हमने पहले से ही पूर्वाग्रह बना रखे हैं और वो इतने पक्के बना रखे हैं कि हम पहले से ही उनके बारे में गलत राय बनाए बैठे हैं, ठीक है ना। और इसी चक्कर में हम उन लोगों को दुख भी पहुंचा देते हैं, ठीक है ना, उनको गलत बोल देते हैं। तो ये भी यही सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं, ठीक है। वहीं पर बात करें हम लड़के और लड़की में भेदभाव के बारे में अब पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्या लड़के और लड़की में भेदभाव, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, आइए देखिए कि सच्चाई क्या है। देखिए लड़के और लड़की में भी काफ़ी सारे भेदभाव देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। कुछ तालिका दी गई है इसमें, कुछ सूची में। वे बहुत ही सुशील हैं। वे सुशील किन लोगों की मतलब किन के बारे में कहा जाता है, फीमेल या मेल के बारे में? फीमेल के बारे में कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सुशील शब्द को किससे जोड़ दिया गया है, हमारे आधा हमने सुशील शब्द को फीमेल से जोड़ दिया गया है, महिलाओं से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और वहीं पर बात करें पुरुष को, तो पुरुषों को कठोर शब्द से जोड़ दिया गया है। तो ये सभी क्या है, हमारे मन में पहले से ही पूर्वाग्रह है। हमने पहले से ही राय बना ली है कि केवल सुशील जो हो सकती हैं वो केवल महिलाएं हो सकती हैं, और जो कठोर हो सकते हैं वो केवल पुरुष ही हो सकते हैं। और ऐसा अगर हम देखें, अगर हम प्रैक्टिकली तरीके से देखें, तो पुरुषों में भी कुछ ऐसे पुरुष देखने के लिए मिल जाएंगे जो सुशील होंगे, ठीक है ना। और वहीं पर बात देखें तो हम अगर महिलाओं की, तो महिलाओं में भी कुछ महिलाएं ऐसी मिल जाएंगी जो कठोर होती हैं। कठोर मीन्स मतलब अगर अलग सेंस में ना लिया जाए इसको, तो कठोर कहने का मतलब जिस शब्द में, जिस आधार पर इस एनसीईआरटी में बात की जा रही है, ठीक है। वहीं पर बात करें, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। और कुछ पॉइंट्स आगे हैं, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वो रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। देखिए अगर आप ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को अगर जोड़ोगे पुरुष और महिलाओं में, लड़का और लड़की में अगर बात करेंगे, तो वे बहुत ही सुशील हैं। इसको आप किसके लिए रखोगे, लड़की के लिए रखोगे, ठीक है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, इस पॉइंट को किसके लिए रखोगे, लड़कियों के लिए रखोगे। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, किसके लिए रखोगे, लड़कों के लिए रखोगे, क्योंकि अक्सर हम ये मान लेते हैं कि शारीरिक रूप से बलिष्ठ कौन हो सकते हैं, केवल लड़के हो सकते हैं। और वहीं पर बात करें हम, वे शरारती हैं, शरारती भी किससे जोड़ेंगे हम, पुरुषों से जोड़ देंगे, मतलब कि लड़कों से जोड़ देंगे। और हमें अगर हम प्रैक्टिकली तरीके से देखें तो क्या होगा,
हमें कुछ लड़की भी शरारती देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है ना। और वहीं पर बात करें हम, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, और इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे लड़कियों से, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये पहले से ही ये चीज़ें तय कर रखी हैं। वो रोते नहीं, ये तो अक्सर कहा जाता है लड़कों के बारे में, देखा होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली के तरीके से देखोगे तो लड़के भी रोते हैं, उनका भी मन करता है रोने का, ठीक है ना। वे उद्यमी है, उद्यमी शब्द को भी, एंटरप्रेन्योर के उस शब्द को भी क्या है, लड़कों से जोड़ दिया जाता है। वे खेल में निपुण है, वो भी लड़कों से जोड़ दिया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकली तरीके से देखोगे तो काफ़ी सारी भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है ना। चाहे वो साइना नेहवाल हो, या फिर वहीं पर बात करें हम सानिया मिर्ज़ा हो, काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अच्छा खेल में प्रदर्शन किया है और अपने देश का नाम रोशन किया है, ठीक है ना। तो ये सभी हमारे अंदर पूर्वाग्रह बना दिए गए हैं पहले से ही। और इन अभी अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल की, तो फ़िलहाल में चीज़ें सुधर रही हैं, और धीरे-धीरे चीज़ों में इनमें सुधार हो रहा है। वे खाना पकाने में निपुण हैं, किससे जोड़ दिया जाता है? लड़कियों से। वे भावुक है, इमोशनल भी लड़कियों से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अक्सर देखिए ये पूर्वाग्रह तो हमने पहले से ही बना रखा है ना कि पुरुष तो कठोर होते हैं और सुशील कौन होती है? लड़कियाँ होती हैं। बट ऐसा प्रैक्टिकली तरीके से हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ये केवल मात्र पूर्वाग्रह है और पहले से ही बनाई हुई हमारी राय है, जिनको समाज के द्वारा ये केवल एक सांचे में जड़ दिया गया है, ठीक है। वहीं पर बात कर लेते हैं आगे, कुछ ये हेडलाइंस हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, ठीक है। ये सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये। और कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये पूर्वाग्रहों का ही चित्र बताती है। सिर्फ इसलिए, सॉरी, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता होगा। अब देखिए, ये कितनी एक घिनौनी बात कही जा रही है इस बच्चे के बारे में। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुछ हम किस तरीके की पूर्वाग्रह बना लेते हैं अपने मन में। देखिए, अगर कोई बच्चा या फिर अगर कोई बच्ची, सपोज दैट अगर ये व्हील चेयर पर है, तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि सिर्फ इसलिए कि मेरी टांग डगमगाती है तो लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता होगा। हाँ, होता क्या है, हम पहले से ही लोगों के जैसे व्हील चेयर पर ये बच्ची है, तो इसके द्वारा कहा जा रहा है कि लोग ना ये सोचते हैं कि जिस तरीके से मेरी टांग डगमगाती है खड़ा होने में, तो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मेरी टांग भी डगमगाती है तो मेरा दिमाग भी डगमगाता होगा, और वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है। वहीं पर बात देखें, हम ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वे खास ज़रूरतें वाले बच्चे। देखिए, पहले क्या होता था, इन बच्चों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो इन्हें विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे, मतलब कि स्पेशल नीड चिल्ड्रंस कहा जाता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है ना। तो अब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, ये जो हमारे पूर्वाग्रह हैं फिलहाल बदल रहे हैं, ठीक है। हालांकि इनमें समय लगेगा, बट चेंज होगा। उनके बारे में लोगों के जो पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई ना, इन चित्रों में दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग मान लेते हैं पहले से, अगर बच्चा व्हील चेयर पर है, अगर वो खड़ा होने में डगमगाता है उसके पैर, तो क्या होगा, उसका दिमाग भी डगमगाता है। हम ये पहले से ही धारणा बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम देखेंगे तो ऐसा है नहीं। जिस बच्चे की अगर सपोज दैट अगर उसकी टांगें खराब हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग भी खराब होगा। बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं अगर हम देखें उनका शरीर ठीक नहीं है, तो वो एक्चुअल तरीके से जो उनका दिमाग है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो इन सभी पूर्वाग्रह को हमें समाज से दूर करना है, ठीक है। और ये बच्चे अपनी से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में ये क्या कह रहे हैं और इस पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद बात करें, आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? इस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी क्या राय है इस चीज़ पर? देखिए, जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होते हैं, क्या उन बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाना चाहिए या फिर स्पेशल स्कूलों में पढ़ाना चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए राय आप अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अगर इस हम इस कथन को लें कि वो रोते नहीं हैं,
तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वो आपको अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है। हालाँकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी-कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक ये लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोएगा तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएँगे या उसका मज़ाक बनाएँगे या फिर उसे कमज़ोर माना जाएगा समाज के सामने। इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। देखिए, एक पॉइंट इसमें बात कहा गया कि रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट को पुरुषों से जोड़ दिया जाता है, मतलब कि लड़कों से जोड़ दिया जाता है और ये जो रोना है, उनको शुरू से ही सिखाया जाता है कि जो रोना है वो कमज़ोरी की निशानी है और इसीलिए लड़के कमज़ोर नहीं होते और लड़के तो बहादुर होते। इसी तरीके से बोल कर के उन्हें बचपन से मतलब बच्चे से बड़ा किया जाता है, इसी चीज़ को सिखाते-सिखाते। तो जब वो बच्चा धीरे-धीरे इस चीज़ को पहले से ही उसके मन में डाल दिया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, वो तो बहादुर होते हैं, तो वो इसी चीज़ को सीखते-सीखते हुए बड़ा होता है, तो आगे चल कर के अगर उसका मन करता है भी है रोने का, तो वो रोता नहीं है क्योंकि उसको अगर रोते हुए समाज देख लेता है, तो उसको चिढ़ा जाएगा, उस चीज़ को लेकर के वो रोता नहीं है, ठीक है? अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो ऐसा नहीं है, अगर प्रैक्टिकल तरीके से हम देखें, तो जिस तरीके की ये पूर्वाग्रह है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं, जिस तरीके से हमारे माइंड में शुरू से ही डाल दिए जाते हैं, वो कहीं से भी प्रैक्टिकली साबित नहीं होते क्योंकि लड़कों का मन भी रोने को करता है, लड़कियों का मन भी रोने को करता है, ठीक है? तो ये सभी पूर्वाग्रह हैं जो लड़के और लड़कियों, पुरुष और महिलाओं दोनों के बारे में बना दिए गए हैं, हमारे समाज के द्वारा। वहीं पर बात करें हम आगे, तो हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। भाई देखा जाता है ना, जो हमने पहले चीज़ें कही कि लड़की सुशील होती हैं, लड़कियां एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती, उद्यमी नहीं बन सकती, वो नया बिजनेस नहीं कर सकती और अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से देखोगे तो आज काफ़ी मात्रा में सरकार ने भी उनके लिए काफ़ी सारे बिजनेसेस के अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी गई हैं, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, जो पूर्वाग्रह हमारे द्वारा बना दिए गए हैं या फिर समाज के द्वारा बना दिए गए हैं, वो कहीं से भी आज के समय में और आने वाले समय में हो सकता है उनको कम किया जाए और किया जा रहा है। मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। देखिए समाज की कैसी विडंबना है। हाँ, क्या चाहता है समाज, क्या चाहता है, जो हमने पूर्वाग्रह पहले से बना दिए हैं, हम लड़कों और लड़कियों को उन्हीं साँचे में ढालना चाहते हैं और समाज देखना चाहता है हमें उन्हीं उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पूर्वाग्रह हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं। ठीक है? रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बाँध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। मतलब पहले से ही बनाई हुई धारणा, ठीक है? जो मतलब परंपराओं से चली आ रही है, उसी धारणा को, जैसे वही चीज़ अगर हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लें, तो वही चीज़ कि लड़के रोते नहीं हैं, ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है, पहले से ही चली आ रही है कि लोगों को ये सिखा दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लड़के भी रोते हैं, उनका भी मन करता है, वो भी इमोशनल होते हैं। ठीक है ना? तो कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। हम पहले से देखिए, हो सकता है ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को कोई खास देश से है, कोई खास धर्म से है, कोई खास लिंग से है, तो क्या है, हम उनको पहले से या तो कंजूस मान सकते हैं, अपराधी मान सकते हैं या बेवकूफ़ मान सकते हैं। इस तरीके की धारणाएँ भी देखने के लिए हमें मिलती हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग ही मिल जाते हैं। कुछ धर्मों को, कुछ लिंग को, कुछ देशों को हम कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ी से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम देखेंगे तो हर धर्म में, हर देश में, हर देश में, हर धर्म में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। होता है ना कि हर देश में होते हैं, हर धर्म में होते हैं। ठीक है? वहीं पर बात करें सिर्फ़ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब किसी धर्म में, किसी देश में, किसी समाज में अगर कुछ लोग बेवकूफ़ या कुछ लोग अपराधी या कुछ लोग कंजूस हैं, तो हमें पूरे धर्म या पूरे देश के बारे में अगर हम पहले से ही ये धारणा बना लेते हैं कि
सभी लोग उस देश के, उस धर्म के, उस समाज के सभी लोग कंजूस, अपराधी और बेवकूफ़ हैं, तो ये सभी चीज़ें ये धारणाएँ बनाना गलत है, मात्र कुछ लोगों के आधार पर। ठीक है? इस प्रकार की धारणाएँ हमें प्रत्येक इंसान को इस प्रकार की धारणाएँ हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएँ हैं जो दूसरों से अलग है। अब देखिए, मान लीजिए, देखिए हमने क्या किया, हमने सभी लोगों के मतलब कुछ लोगों के आधार पर किसी देश को, किसी समाज को, किसी धर्म को बुरा मान लिया, ठीक है? लेकिन उस समाज में, उस धर्म में, उस समुदाय में क्या होगा, उसकी कुछ खास क्वालिटीज़ होंगी, उसमें भी कुछ ना कुछ गुण होंगे, बट हम जो पहले से ही पूर्वाग्रह उन लोगों के बारे में बना चुके हैं, उस धर्म के बारे में बना चुके हैं, उस देश के बारे में बना चुके हैं, वो इस तरह से मजबूत हो चुकी हैं कि हम उनके अंदर जो गुण हैं, उनको भी नहीं देख पा रहे। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा बनाए गए, ये समाज के द्वारा बनाए गए पूर्वाग्रहों के आधार पर ही चलती हैं। ठीक है? उसके बाद हम बात करें, रूढ़िबद्ध धारणाएँ बड़ी संख्या में लोगों को एक प्रकार के खांचे में जड़ देती है ना? यही चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियाँ नहीं कर सकतीं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएँ हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं, जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। देखिए, एक यहाँ पर बात कही है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियाँ नहीं कर सकती। ये भी हमारे देश में ये पहले पूर्वाग्रह थी, बट अब क्या है, हमारे देश में इन पूर्वाग्रहों को तोड़ने का काम लड़कियों ने दिखाया, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी थी इस चीज़ को करने की, वो भी पायलट बनी है। ठीक है ना? और वहीं पर बात करें तो हम इन सभी, ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएँ हैं, इन सब जिन रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर कोई धर्म, कोई देश, कोई समुदाय जब एक सांचे में जड़ दिया जाता है और उन पर वो लोग एक तरीके से उनका विरोध करके उनको गलत साबित करते हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो पूर्वाग्रह हैं, उनको तोड़ने के लिए चीज़ें आगे सक्सेसफुल होती हैं। ठीक है ना? तो वहीं पर बात करें हैं, और इन पूर्वाग्रहों का असर इतना तक हो जाता है कि हम उन कामों को नहीं कर पाते, उन कामों तक को नहीं कर पाते, जिन कामों को हमारे अंदर करने की काबिलियत थी हमारे अंदर, जिन कामों को हम कर सकते थे, तो उन पूर्वाग्रहों को सुन-सुनकर हमारे अंदर इस तरीके की चीज़ें डाल दी जाती हैं कि जिन कामों को करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी थी, काबिलियत थी, हम उन कामों को नहीं कर पाते। ठीक है ना? तो इन पूर्वाग्रहों का असर कुछ इस तरह से देश पर, समाज पर, समुदाय पर, लोगों पर पड़ता है। ठीक है? उसके बाद बात करें तो असमानता और भेदभाव क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधि में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आगे समझ? ठीक है? तो ये सभी क्या है, ये भेदभाव करने के ही उदाहरण है। सपोज़ दैट किसी व्यक्ति को हम मोहल्ले में नहीं रहने देंगे, या फिर एक ही कुएँ या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देंगे, या जो चीज़ें उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं, हम उनको इस्तेमाल करने के लिए विरोध करेंगे उनका। तो ये सभी जो रीज़न्स हैं, ये सभी भेदभाव, ये चीज़ें शो कर रही हैं कि हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है? भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में शमीर 1 और शमीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। देखिए, आपको अगर पहली कहानी के बारे में पता होगा, शमीर 1 और शमीर 2, अ, शमीर एक बच्चा होता है जो एक किसी जनपद की सड़क पर क्या बेच रहा होता है, अखबार बेच रहा होता है, और वहीं से एक उस सड़क से रोज़ एक व्यक्ति साइकिल से गुज़र रहा होता है। जो शमीर 1 था, जो साइकिल से गुज़र रहा होता है, वो अच्छा पढ़ा-लिखा और एक हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? और जो बच्चा होता है, जो अखबार बेच रहा बच्चा होता है, उसका भी नाम समीर होता है, जिसे समीर 2 कहा जाता है, ठीक है? और वो बच्चा क्या होता है, वो कभी स्कूल ही नहीं गया था, ठीक है? तो इन बच्चों में जो दोनों शमीर थे, उनमें क्या है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग देखने के लिए मिली थी। ये चीज़ें जो अलग हैं, ये एक विविधता का पहलू है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये भेदभाव का कारण बन जाता है। धर्म भेदभाव का कारण बन जाता है। वो किस समाज से बिलॉन्ग करता है, ये चीज़ें मतलब
हाँ, भेदभाव का कारण बन जाती है। वो किस क्षेत्र से आता है, ये भी भेदभाव का कारण बन जाता है। वो किस तरीके के रहन-सहन, वो किस भाषा को बोलता है, ये भी सभी चीज़ें क्या है, भेदभाव का कारण बन जाती हैं कभी-कभी, ठीक है ना? और इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी अ, चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाज़ों को निम्न कोटि का मानते हैं। होता क्या है, जब हम मान लेते हैं कि सपोज़ दैट हम हिंदू लोग हैं, अगर हम हिंदू लोग अपनी ही रीति-रिवाज़ों या उम, रीति-रिवाज़ों या प्रथाओं को ही सर्वोच्च मान लेंगे, या फिर हम सॉरी एक चीज़ अलग लेते हैं हम। अगर कोई लोग मान लें अपने धर्म या अपने रीति-रिवाज़ों या अपनी प्रथाओं को ही सर्वोच्च मान लेगा, और जो दूसरे धर्म की रीति-रिवाज़ और प्रथाएँ हैं उनको नीचा मान लेगा, तो ये सभी क्या है, ये भेदभाव का कारण बनती हैं। उनको किसी दूसरी चीज़ में हिस्सा लेने से रोकती हैं। ठीक है? वहीं पर बात करें हम आगे, दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। देखिए, समीर एक जो था वो अमीर आदमी था, वो हिंदी पढ़ना-लिखना जानता था, वो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा लिखा था, वो स्कूल भी गया था। लेकिन अगर हम बात करें समीर 2 की, तो वो केवल बच्चा था, और वो बच्चा अखबार पर सड़क पर अखबार बेचता था, और वो कभी स्कूल भी नहीं गया था। उनकी जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थी वो भी बहुत कमज़ोर थी, ठीक है ना? तो उनके अंदर समीर 2 गरीब विविधता का पहलू, और वहीं पर बात करें हम नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। होता है ना, किसी के पास खाने की जगह नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, तो उनको क्या है, दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूल में आदि इन सभी जगहों पर क्या है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है? कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ठीक है ना? अगर हम किसी ऐसे समुदाय से आते हैं जिसमें किसी दूसरे समुदाय के द्वारा उसको अ, मूल्यवान नहीं माना जाता है, तो ये भी चीज़ें क्या होती हैं, ये भेदभाव का कारण बन जाती हैं। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। होता क्या है, अगर ऊपर से वो गरीब भी हैं, मतलब अगर वो गरीब भी हैं और किसी दूसरे समुदाय के द्वारा उस समुदाय को अमूल्य, मतलब कि मूल्यवान नहीं माना जाता, या फिर नीचा माना जाता है, अपने समुदाय से नीचा माना जाता है, तो ये भी सभी चीज़ें क्या हैं, ये कारण बन जाती है भेदभाव का। ठीक है? ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है ना? इन समझ सकते हैं आप। और वहीं पर बात करें हम दलित, एक शब्द है दलित। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। एक दलित शब्द है, दलित शब्द का अर्थ की अगर हम बात करें तो दलित शब्द का अर्थ होता है दबाया गया या फिर कुचला गया। ठीक है ना? जो दलित शब्द वह है जो नीची कही जाने वाली जाति के लिए, जाति की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो दलित लोग हैं वो अपने आप को नीच जाति का कहने से बेटर वो अपने आप को दलित कहना अच्छा समझते हैं, क्योंकि दलित शब्द का अर्थ ये होता है कुचला गया या फिर दबाया गया, आ, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि उनको एक जो अपर समुदाय है उनके द्वारा उनको दबाया गया है, उनको उनके लिए अवसर नहीं खोले गए हैं। तो इसीलिए दलित जो हैं, दलित लोग अपने आप को दलित कहना पसंद करते हैं, ना कि नीची जाति का कहने के लिए। नीची जाति नीची जाति का कहने के अलावा वो दलित शब्द ज़्यादा पसंद करते हैं अपने आप को कहलाने के लिए। ठीक है? रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, इसको आप पहले हम समझ चुके हैं। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कि इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है? उसके बाद हम बात करें भारत के एक महान नेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वो केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में
अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। अ, बड़ी देर हमने इंतज़ार किया। वो एक जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके द्वारा एक घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो कब की घटना है? 1901 में उनके साथ ये घटना घटी थी। और वो कब? वो उस टाइम पर 9 साल के थे। वो क्या कर रहे थे? वो अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने जा रहे थे महाराष्ट्र में, कोरेगांव में। ठीक है। उसके बाद हम घटना का वर्णन कर लेते हैं। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने उनको दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकरों के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के के रह गए और उनके चेहरे पर एक अचानक सा परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। और उसके बाद यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कोई बैलगाड़ियाँ चल रही थी कई। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया कि हम माहर हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने तक को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं है। मतलब कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब इसके स्रोत, इस कहानी के स्रोत हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेस, खंड 12, संपादन वसंत मुन, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। देखिए हुआ क्या था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के साथ 1901 में, जब वो 9 साल के थे, तो वो महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ अपने पिताजी से मिलने आए थे। तो आ, उनको काफ़ी समय बीत गया था और रात भी होती जा रही थी। तो उस स्टेशन वहाँ पर एक जो उस स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर मौजूद था, उनसे उन बच्चों से जब पूछा, कारण पूछा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से पूछा कारण कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी या फिर उनके नौकर हमें लेने आने वाले थे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं हैं। ठीक है। तो जो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और अ, वो देखकर लग नहीं रहे थे कि वो एक अछूत मानी जाने वाली जाति से बिलोंग करते थे। तो इसलिए जो स्टेशन मास्टर था वहाँ पर, उन्होंने उनसे पूछा। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जब उनसे जाति की पूछी, अ, स्टेशन मास्टर ने जब उन बच्चों से, मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से उनकी जाति पूछी, तो उन्होंने झट से जब महार बोल दिया। तो महार महाराष्ट्र प्रांत में एक अछूत मानी जाने वाली जाति थी। तो उसी चीज़ को देख कर के स्टेशन मास्टर को एक धक्का लगा और वो उनसे दूर भागने लगा। तो ये कहीं न कहीं एक भेदभाव का व्यवहार ही तो था, जिसको जिसका वर्णन आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कर रहे हैं। ठीक है। वो वहीं पर बात करें तो उसके बाद जब और एक भेदभाव ये भी था, जब उनके पास पैसे भी थे और पैसे होने के बावजूद भी उन्हें क्या बैलगाड़ी तक नहीं मिली जाने के लिए। तो ये सभी जो चीज़ें पेश की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ये सभी भेदभाव किया जा रहा था उन सभी के साथ, क्योंकि वो एक नीची माने जाने वाली जाति से बिलोंग किया करते थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे।
देखिए, हाँ, एक चीज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कुछ छोटी सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891-1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। देखिए, महार जाति को महाराष्ट्र प्रांत में क्या था, वो अछूत मानी जाती थी, उनके पास ज़मीन नहीं थी, वो गरीब लोग हुआ करते थे और उन्हें गाँव के बाहर ही रहना पड़ता था और गाँव के अंदर तक वो आ नहीं सकते थे। देखिए, कैसी भेदभाव की भावनाएँ थी पहले। वहीं पर बात हम करें आगे, अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। देखिए, पहले क्या था, दलितों को मतलब कि जो जाति नीचे मानी जाने वाली थी, उनको मंदिर तक में प्रवेश नहीं किया जाता था। उनके साथ इस कदर से भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। देखिए, आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी उम, हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे ऐसे धर्म को अपनाना है जिसमें सभी लोग बराबर हों। ठीक है? वहीं पर बात करें हम हिंदू धर्म में क्या है कि लोगों को 4 धर्मों में बाँट दिया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है? और शूद्र मतलब कि नीची कही जाने वाली जाति। तो इसी तरीके से वो चाहते थे कि लोगों को एक समान नज़र से देखा जाए, इस तरीके की व्यवस्था धर्म में होनी चाहिए और लोगों के साथ किसी तरीके का भेदभाव का व्यवहार ना हो और उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। ठीक है? तो इसी चीज़ को लेकर के लोगों को, जो शूद्र लोग थे, उनको उस समय पर हिंदू धर्म में क्या आता था, दलितों को मंदिर तक में प्रवेश करने के लिए अ, कि मंदिरों में प्रवेश करने तक के लिए इजाज़त नहीं थी। तो उन सभी चीज़ों को उन सभी लोगों को, शूद्रों को मतलब कि दलितों को क्या मंदिरों में प्रवेश लाने के लिए उन्होंने नेतृत्व किया। और जो उनके मूवमेंट चल रहे थे दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए, उसके लिए उनका लीडरशिप संभाली, उनका पदभार संभाला, मतलब कि एज़ ए लीडर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया। ठीक है? लेकिन उन्होंने क्या किया बाद में, वो पैदा तो वो हुए थे हिंदू धर्म में, लेकिन उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है? उसके बाद हम बात करें, तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और बच्चे ऐसे पैसा देने को तैयार थे। ये काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है उस कहानी के बारे में है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बताई गई है। ठीक है? इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दे सकते हैं। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। ये कितना अपमानजनक होगा और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। देखिए, इसी तरीके की व्यवस्था थी पहले। जैसे कि आप पहले पढ़े हुए हैं, दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की व्यवस्था नहीं थी, उनको गाँव के बाहर रहना पड़ता था महाराष्ट्र प्रांत में, जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी कहानी में बताया है। तो ये सारी चीज़ें उस समय पे फॉलो होती थी। लोगों के साथ क्या होता था, भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। ठीक है? लोगों को गाँव के बाहर ही रहना पड़ता था, कचरा, मैला ये सभी उठाया करते थे जो नीच जाति कहे जाने वाले लोग थे। ठीक है? यहीं पर बात करें हम आगे, अब हम बात करेंगे समानता के लिए संघर्ष, किस तरीके से लोगों के द्वारा समानता के लिए संघर्ष किए जा रहे थे। ठीक है? ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। देखिए, एक तरफ तो क्या था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ मतलब कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो,
मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, या फिर हिंदू धर्म में के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन एक तरफ लड़ाई उन लोगों की भी चल रही थी जिनके साथ हमेशा से ही असमानता का व्यवहार किया जाता था। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, या फिर हिंदू धर्म में नीची मानी जाने वाली जाति के लोग हों। ठीक है, दलितों और चाहे वो महिलाएं हों। ठीक है, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी समानता पाने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसा पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। देखिए, हर इंसान का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ अपना भी एक संघर्ष चल रहा था पर्सनली। जैसे दलितों की बात करें तो जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए नीची मानी जाने वाली जो जाति थी, उनको समानता का व्यवहार पाना था, उनके साथ समानता का व्यवहार हो, इस तरीके का संघर्ष चल रहा था। महिलाओं को भी पुरुष के सामने नीचा ना समझा जाए, उनको भी पुरुषों के समान समझा जाए, इस तरीके का संघर्ष महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, वहीं पर बात करें हम किसानों और दलितों की, वो भी अपने आप को जिस तरीके से वो जमींदारों के द्वारा उनको दबाया जाता था, उन पर ऊंची ब्याज की दर से आ, पैसे दिए जाते थे, या फिर अलग अलग तरीके से उनको दबाया जाता था, तो उस चीज़ को लेकर के भी उनकी लड़ाई चल रही थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत के थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने इसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। देखिए, जो लोग संविधान को बना रहे थे, जो संविधान को लिख रहे थे, वो भी इस चीज़ को जानते थे कि किन किन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है और किस तरीके से उन लोगों ने इस असमानता को खत्म करने के लिए संघर्ष किया है। ठीक है, और कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जैसे कि इनमें काफ़ी सारे नेता थे, जिनमें से एक थे दलितों के मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमेशा ही जिन्होंने दलितों को समानता का व्यवहार दिलाने के लिए, उनके साथ असमानता का व्यवहार ना हो, इस चीज़ के लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको एक जीत दिलाई थी, जिसमें संविधान के तहत उनको एक समानता का व्यवहार, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, इस तरीके की जो चीज़ें थी वो लिखी थी। ठीक है, इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। ठीक है, और सभी समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। ठीक है, वहीं पर बात करें हम आगे, और जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। ठीक है, हम भारतीय संविधान की अगर फिलहाल बात करें, तो भारतीय संविधान सभी को समान रूप से समझता है और सभी को समान रूप से अधिकार देता है। ठीक है ना, किसी को भी अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ अगर असमानता का व्यवहार करता है, भेदभाव का व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और उसके तहत उसको सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया है। देखिए, पहले क्या था, देखिए लोगों को, दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, अपने साथ बैठने तक नहीं दिया जाता था, उनके साथ वो खा नहीं सकते थे, जो नीची जाति वाले लोग थे। ठीक है, और देखिए इस तरीके की व्यवस्था को अब फिलहाल, मतलब जो छुआछूत की व्यवस्था थी, उसको भी अब क्या है, हमारे भारतीय संविधान के तहत अपराध की तरह देखा जाता है और उसको कानूनी रूप से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है, लोग अपनी पसंद से काम कर सकते हैं। फिलहाल नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं, नौकरियां सभी पा सकते हैं। ठीक है, इस सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़े समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। अब इसका कहने का मतलब है, देखिए सरकार पर क्या है, सरकार पर ये इस तरीके की जिम्मेदारी संविधान के द्वारा डाली गई है कि वह गरीबों को मुख्य धारा से अलग थलग जो कर दिए गए हैं, उन समुदायों को समानता के अधिकार को दिलाने के, अगर वो विशेष मतलब कि समानता के अधिकार को दिलवाने के लिए वो सरकार उसके लिए विशेष कदम भी उठा सकती है, उनको कोई विशेष रियायत, विशेष छूट, या फिर जिस लाइक आरक्षण, उस तरीके का चीज़ भी दे सकती है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम आगे, तो संविधान
के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। देखिए, संविधान के जो लेखक थे उन्होंने कितनी बारीक तरीके से उन्होंने चीज़ों को किया। देखिए, उनका कहने का मतलब था कि लोगों को अपने धर्म को पालन करने के लिए वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपने त्योहार मना सकते हैं और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। उनको इस तरीके की आज़ादी हमारे भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है और उन्हें किसी भी तरीके के कोई विशेष धर्म, कोई विशेष भाषा, कोई विशेष त्योहार उन पर अनिवार्य नहीं करना चाहिए, उन पर थोपना नहीं चाहिए। वो जिस तरीके के त्योहार, जिस तरह की भाषा, जिस तरह का धर्म वो अपनाना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसी पर बात करें, उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। ठीक है, सरकार के द्वारा हर धर्म को बराबर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के कारण अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं, कि एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है और पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। देखिए, इन सभी अधिकारों के बावजूद भी क्या है, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे समुदाय में इन सभी असमानताओं के जो झलक है वो अभी भी हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, वहीं पर बात करें, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भी समानता के लिए, चाहे वो अलग किसी धर्म के द्वारा हो, किसी नीची मानी जाने वाली जाति के लिए हो, उसको हमेशा निरंतर संघर्ष करते रहना होगा और अपनी लड़ाइयों को लड़ते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। ठीक है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए सरकार के द्वारा और उनको विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है और उनके द्वारा जिन लोगों को दबाया कुचला जा रहा है उनको एक अ, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से अपनी मांग, अपना संघर्ष, अपना आंदोलन करने का अधिकार भी हमारे संविधान के तहत है। और उनको इन सभी समानता का व्यवहार, अगर अगर वो चाहते हैं कि उनको किसी भी तरीके के असमानता का व्यवहार ना किया जाए उनके साथ, तो वो अपनी इस लड़ाई को, अपने संघर्ष को अपने वो आंदोलन के तहत इस असमानता के व्यवहार के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान के तहत उनको ये सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने विविधता एवं भेदभाव के बारे में अच्छे से पढ़ा और इसमें जाना कि किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इतनी विविधताओं के बावजूद भी क्या है, हमारे भारत में किस तरीके से एकता देखने के लिए मिलती है और किस तरीके से उस विविधताओं में एकता होने के बावजूद भी लोगों को किस तरीके से असमानता का व्यवहार, उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में जाना। ठीक है, और एक छोटी सी कहानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में हमने पढ़ी और उनके द्वारा किस तरीके से संघर्ष दलितों को बचाने के लिए और जो छोटे या नीची मानी जाने वाली जाति के लिए जो संघर्ष किया गया, जो महिलाओं के लिए संघर्ष किया गया, उनको एक तरीके से नीचा ना माना जाए, उनको असमानता का व्यवहार ना देखने के लिए मिले, उनको असमानता का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया लोगों को उनके समान रूप से अधिकार दिलाने के लिए। ने एक छोटी सी कहानी इनके बारे में पढ़ी, उनका एक छोटी सी घटना थी उनके बारे में उन्होंने जाना और वहीं पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आप हो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर चैप्टर समझ आया है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक ये जो पहले वाली वीडियो है, इस चैप्टर की पहले वाली जो वीडियो चैप्टर फर्स्ट की, अगर वो नहीं देखी है तो उस चैप्टर को देखिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जिस तरीके से मैंने इस चैप्टर में यहाँ पर समझाया है उसी तरीके से मैंने उस चैप्टर को भी समझाया और बहुत ही आसान शब्दों में। उसको केवल आप सुन करके ही समझ सकते हैं। ठीक है ना, चैप्टर को समझ लेंगे और पूरा चैप्टर आपकी नज़रों के सामने से गुजर भी जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है और आपको हर एक टर्म को आसानी से समझा भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।